नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर। मैं हूँ सीमा शर्मा। एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा अध्याय होगा तीसरा, कक्षा 8 का, जिसके अंतर्गत हम संसद के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें उज्जवल जीके को, और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। 22 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत हम लेकर चलेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न जो हैं नॉर्मल रहेंगे और कुछ जो प्रश्न हैं उसके अंतर्गत हम जो है कथन कारण पर चर्चा करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए? इसके पक्ष में एक कारण बताइए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी जो 18 वर्ष को पूरा कर चुके हैं ऐसे जो है स्त्री पुरुष, उन्हें वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए सभी को, इसके पीछे कारण बताना है। देखिए, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। हमारा भारत देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है, इसीलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जरूरी है। दूसरी बात कि इससे सभी वयस्क नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। भाई, किसको एमएलए बनाना है, ठीक है, यानी कि किसको विधायक बनाना है, किसको सांसद बनाना है, इस निर्णय प्रक्रिया जो है उसमें वयस्क जो नागरिक हैं वो शामिल हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तीसरी बात कि नागरिकों की भागीदारी और सहमति जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही हो सकती है। यही एक मुख्य जरिया है जिससे क्या कर सकते हैं, नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विधायक यानी कि एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है? इस बात को समझाने के लिए आपको दो शब्द दिए गए हैं, एक है निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा है प्रतिनिधित्व। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको समझाना है। पहला है विधायक के बारे में हम बात करेंगे, एमएलए के बारे में। तो एमएलए जो होता है विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों का जब चुनाव किया जाता है तो जो पूरा राज्य होता है उसको अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वहां से एक प्रतिनिधि जो है वो चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, और ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है इसको क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है या विधायक कहा जाता है। एमएलए जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव होता है हर 5 सालों में किया जाता है, ठीक है। जो एमएलए होता है उसका चुनाव हर 5 वर्षों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा और संसद यानी कि लोकसभा के बीच में क्या फर्क है? यहाँ पर संसद में लोकसभा को लिया जा रहा है, लोकसभा के बीच में और राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें आपको फर्क बताना है, क्या फर्क होता है। पहली बात कि राज्य विधानसभा से चुने हुए जो विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनके समूह से क्या बनती है? राज्य विधानसभा बनती है। मतलब एमएलए मिलकर क्या बनाते हैं? राज्य विधानसभा बनाते हैं। जबकि जो संसद होती है उसमें सांसदों के समूह से बनती है। अगर हम लोकसभा की बात करें, यहाँ पर लोकसभा को जो है मद्देनजर रखा जा रहा है, तो लोकसभा जो होता है वो सांसदों के समूह यानी कि एमपी जो होते हैं वो एमपी मिलकर क्या बनाते हैं? लोकसभा का समूह जो है लोकसभा बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
संसद के एमपी जो होते हैं वो पूरे देश से चुनकर आते हैं, क्योंकि हर राज्य से एमपी चुने जाते हैं, जबकि जो एमएलए होते हैं यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं वो उसी विशेष राज्य से चुनकर आते हैं जिस राज्य की विधानसभा है। राजस्थान की अगर विधानसभा है तो जो एमएलए होंगे वो कहाँ के होंगे, उसी राजस्थान राज्य से चुने गए होंगे। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख आता है, नीचे दिए कुछ विकल्प देखिए दिए गए हैं और इसमें आपको ये बताना है कि कौन से इनमें से जो काम हैं वो राज्य सरकार के हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो केंद्र सरकार के हैं। ठीक है, पहला हम कार्य देखते हैं, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा, संबंध रखा जाएगा। तो ये किसका काम है? क्या ये राज्य सरकार का काम है या केंद्र सरकार का काम है? तो देखिए, चीन के साथ अगर शांतिपूर्ण संबंध की बात की जाएगी तो ये कार्य किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो है विकल्प देखते हैं, मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। तो ये निर्णय कौन लेगा? क्या केंद्र सरकार लेगी या राज्य सरकार लेगी? तो ये छोटा मुद्दा है। ठीक है, एक राज्य का मुद्दा है तो कौन इस पर निर्णय लेगी? राज्य सरकार लेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई जो रेलगाड़ी है वो चलाई जाएगी। अजमेर राजस्थान में पड़ता है, मैसूर अलग राज्य में है, तो ये मुद्दा किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का। ठीक है, केंद्र सरकार का ये काम है कि जो रेलगाड़ी है वो अजमेर और मैसूर के बीच में चलाई जाएगी। 1,000 रुपये का अगर नया नोट जारी करना है तो राज्य सरकार जो है वो नहीं करेगी, कौन करेगी? नया नोट जारी केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि इसके जो दायित्व हैं उसके अंतर्गत इसका कार्य बनता है। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ विकल्प देखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरना है। देखिए, अब ये ना कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विधायक, प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष रूप से, इनको आपने फिट करना है किसके अंदर? ये जो ये दिया हुआ है, एक पहरा दिया हुआ है, उसके अंतर्गत आपने इसको जो है देखना है। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग हिस्सेदारी नहीं करते। लोग आगे जो है इनमें से देखिए क्या आना चाहिए? तो प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते क्योंकि वोट डाल के वो अपने जो है विधायक को या जो है एमपी को चुनते हैं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। ये कौन? ये विधायक। यहाँ पर विधायक दिया हुआ है, देखिए ये विधायक। अगर यहाँ पर सांसद दिया होता तो हम सांसद भी ले सकते थे। तो ये जो है सांसद, ये जो विधायक हैं पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को न देती हो। क्या न देती हो? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अगर कोई सरकार नहीं देगी तो उसे आप लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते। तो ठीक है, इसके अंतर्गत ये आ जाएगा कि जो अपने लोगों को, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं देती, इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से हमने 5वां प्रश्न जो है वो देख लिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। पंचायत राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। आप पंचायत की बात करें, आप राज्य की विधानसभा विधायिका की बात करें, या आप लोकसभा राज्यसभा की बात करें, तो इनको, और राष्ट्रपति की बात करें क्योंकि तीनों से मिलकर संसद बनती है,
तो इनको 5 वर्ष की अवधि के लिए ही क्यों चुना जाता है, ऐसा क्यों है? मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं उनको केवल कुछ वर्षों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए क्यों नहीं चुना जाता, ऐसा पूछा जा रहा है प्रश्न के अंतर्गत। तो देखिए, निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए क्यों होता है? पहली बात कि जीवन भर के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हें क्या बना देगा, निरंकुश बना देगा। अगर आप जीवन भर के लिए उसको रख देंगे तो वो कैसा बन जाएगा व्यक्ति, वो विधायक या वो एमपी कैसा बन जाएगा, निरंकुश बन जाएगा। निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों को ये जांचने परखने का मौका देगा कि उनका प्रतिनिधि उनके हितों को ध्यान में रखता भी है या नहीं। अगर निश्चित अवधि होगी, 5 साल होंगे, 10 साल होंगे, तो प्रतिनिधि जो हैं वो ढंग से काम करेंगे और लोगों को जांचने परखने का मौका मिलेगा कि आगे भी हमने इसे जिताना है या नहीं जिताना। ठीक है। फिर अगला है, निश्चित अवधि के चुनाव से प्रतिनिधियों को इस बात का भी भय बना रहता है कि अगर उन्होंने जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम नहीं किया तो अगली योजना जब आएगी तो उसे हटाया भी जा सकता है, उसे सीट न भी मिले उस विधायक को, उस एमएलए को। ठीक है। और उस सरकार को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहाँ पर आने का, उस जो है राज्य विशेष में। तो इस प्रकार से निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उनको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इस अंतराल ही आपने कार्य करना है। अगला प्रश्न है, 8वीं लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 8वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो 1984 में हुए थे। ठीक है। देखिए, इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इसको 404 सीटें मिली थी। ठीक है। यानी कि 404 सांसद जो थे वो निर्वाचित हुए थे। और भाजपा की आज बात करें, आज नंबर 1 पर चल रही है, लेकिन उस दौरान 8वीं लोकसभा के दौरान यहाँ पर उनको 2 सीटें मिली थी, मतलब 2 सांसद जो थे वो निर्वाचित हुए थे। और अगर हम बात करें कि क्षेत्रीय दल की बात करें, है ना, क्षेत्रीय दल की बात करें तो क्षेत्रीय दल में था तेलुगु जो देशम पार्टी थी, देशम पार्टी, यानी कि जिसको तेदेपा कहा जाता है, तेदेपा कहा जाता है, यानी कि तेलुगुम देशम पार्टी जो थी, इसकी जो सांसदों की संख्या थी वो कितनी थी, 8वीं लोकसभा में 30 थी। तो ये मुख्य जो विपक्ष दल था वो कांग्रेस के लिए कौन सा था, तेलुगम देशम पार्टी थी, जो कि एक क्षेत्रीय दल था। ठीक है। इस प्रकार से 8वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो 1984 में हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वीं लोकसभा के चुनावों में कुल निर्वाचित जो सांसद थे उनकी संख्या कितनी थी? देखिए, 404 सीटें तो कौन ले गया था, सीधे सीधे आपके कांग्रेस ले गई थी, और कुल जो निर्वाचित सांसद थे वो 514 थे। तो सीधी सीधी बात है कि कौन यहाँ पर पार्टी, यानी कि सरकार किसकी बनेगी, तो 404 सीटें कांग्रेस को मिली है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है। क्योंकि 50% से ऊपर का जो ले जाता है वो सरकार बनाता है। ठीक है। तो 8वीं लोकसभा के चुनावों में कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी थी, 514 थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1984 में क्या हुआ था? 1984 में 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है। और असम और पंजाब से कितने सांसद लोकसभा में पहुंचे थे? तो असम और पंजाब से कितने सांसद पहुंचे थे? देखिए, असम और जो पंजाब था वहां लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे। कब? 1984 में। विपक्ष दल किसे कहा जाता है? वे सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल नहीं हुए हैं वो सभी क्या बन जाते हैं? विपक्षी दल कहलाते हैं, विपक्षी दल बन जाते हैं। देखिए, विपक्ष का कार्य जो होता है वो सरकार की जो कमियां होती हैं उनको सामने लाने का काम होता है। लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? तो देखिए, राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय दलों के वो सभी सदस्य जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं वो लोकसभा में शामिल होंगे। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हैं, उनके जो सदस्य हैं जो सांसद बने हैं वो कहाँ पर शामिल होंगे? लोकसभा में चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचारधारा का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो उसके कारण क्या थे, हमें ये बताने हैं। सभी वयस्कों को मताधिकार दिए जाने के कारण क्या थे?
पहली बात कि सभी वयस्क नागरिक जो हैं उनको निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए कि भाई किसको जो है बनाना है, आपने सांसद बनाना है, एमएलए बनाना है, किसको आपने संसद में तक पहुंचाना है या किसको आपने राज्य विधायिका तक पहुंचाना है, तो सब वयस्क नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए जो है वयस्क मताधिकार दिए गए हैं। दूसरी बात कि लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र जब होता है तो वहां पर नागरिक जो होते हैं, आम नागरिक, उनकी भागीदारी और जो उनकी सहमति है उनको महत्व दिया जाता है। तीसरी बात, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हो सकती थी। ठीक है, ये बात क्या पूछी जा रही है? ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवादी आंदोलन जो है उसने इस बात का समर्थन किया कि जो भी वयस्क नागरिक होंगे, 18 वर्ष को पूरा कर चुके होंगे, उन या 18 वर्ष के हैं, उनको वयस्क मताधिकार या मत देने का अधिकार दिया जाए। तो नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हो सकती थी, ऐसा राष्ट्रवादी आंदोलन ने दिखलाया था, इसलिए ऐसा किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए अब कथन आ गए हैं, कथनों वाले प्रश्न। पहला है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। क्या ये दोनों कथन सही हैं? तो बिल्कुल दोनों कथन सही हैं, क्योंकि सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो देश में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देता है। दूसरी बात, लोगों का निर्णय जो होता है वो लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, उसके कामकाज के बारे में फैसला लेता है। तो लोग ही ऐसा निर्णय लेते हैं अपने वोटों के जरिए। तो ये दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। ठीक है, जैसे कांग्रेस हो गई, भाजपा है, दूसरे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा सीटें ले जाएगा, सबसे ज़्यादा जिसके सांसद चुने जाएंगे, निर्वाचित होंगे, तो वो क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। ठीक है, संसद सरकार को नियंत्रित करती है। संसद में कौन आ गया? राज्यसभा आ गई, लोकसभा आ गई, राष्ट्रपति आ गया। ये मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। तो संसद क्या करती है? सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। किसका मार्गदर्शन करती है? जो भी सरकार जो है बनती है उसका मार्गदर्शन कौन करती है? संसद करती है। तो ये जो दोनों आपके कथन हैं, दोनों कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं। कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल हैं? तो देखिए, राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, ये तीनों संसद के अंगों में शामिल हैं। तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। विधानसभा जो है इसमें शामिल नहीं होती। अगला है 17वां प्रश्न। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है? तो बिल्कुल है। ठीक है, राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते। इसलिए ये जो कथन है वो जो है गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो केवल एक ही सत्य है, पहला सत्य है। अगला है, लोकसभा में निर्वर्तमान, देखिए छोटी सी बात कर ले संसद के बारे में। देखिए, भारतीय संसद जो है वो देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। राज्य और जो लोकसभा है उसमें 245 और 545 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसके जो वेतन भत्ते हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है उसको नहीं दिए जाते, बल्कि सभापति पद के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि लोकसभा जो चुनाव का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है। प्रत्येक आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित दिनों में लोकसभा जो है अपने अध्यक्ष का अपने में से ही चुनाव करती है। ठीक है,
और वही जो है उपाध्यक्ष का भी चुनाव करती है। उन्हीं में से उपाध्यक्ष होता है, उन्हीं में से अध्यक्ष होता है। किसमें से? लोकसभा से ही। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में निवर्तमान 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो बिल्कुल सही है, लोकसभा में 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। टोटल संख्या 545 है। 543 निर्वाचित होते हैं, 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आगे देखिए, राज्यसभा में निवर्तमान 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि राज्यसभा जो होती है उसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो नाम निर्देशित करता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद है 80। ठीक है, वो बताता है कि अधिकतम संख्या कितनी है, 250 है। किसने बताया है? अनुच्छेद 80 ने। और जिसके अंतर्गत फिलहाल 245 सदस्य हम लेते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य जो होते हैं वो आपके राज्य और संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसमें से एक सही है। भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपने। पहला कथन है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो बिल्कुल सही है, कार्यपालिका जो होती है वो ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का काम करती है। तो उचित कथन है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा देखिए, दूसरा है प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि जो सरकार बनती है, जिस भी जो है कांग्रेस की बने, भाजपा की बने, तो उसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है और ये सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की क्या करता है, नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है करता है राष्ट्रपति। बाकी जो सारी चीजें हैं वो प्रधानमंत्री देखता है। तो दोनों कथन जो है वो सही हैं। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। अगला है विधि निर्माण। तो ये गलत है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में। ये भी गलत है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, व आवश्यकता पड़ने पर संशोधन कर सकती है। नहीं, ये सही है। ठीक है, सेकंड, विधि निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव है लोकसभा में पेश किए जाते हैं, उसके बाद राज्यसभा में। तो ये सही है और ये गलत है, तीसरा। ठीक है, तो इसमें से केवल जो सेकंड है वो सही है। अगला देखते हैं, प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो ये गलत है। देखिए, प्रश्नकाल किसे कहते हैं? जो लोकसभा की बैठक का पहला घंटा होता है वो प्रश्न काल कहलाता है। उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सत्ताधारी दल होता है या जो भी दल है वो उसका जो नेता होगा वो क्या करेगा, उस प्रश्न का उत्तर देगा। ठीक है, इसमें हास्य विनोद भी होता रहता है। आगे देखिए, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकारी जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम हैं उनकी कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों व कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो देखिए, इसमें ये सही है कि लोकतंत्र के संचालन के लिए जो विपक्षी दल है वो उसकी अहम भूमिका रहती है। वो क्या करते हैं, टाइम टाइम पर सरकारी जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी कमियां जो होती हैं वो सामने लाते हैं और जो अपनी नीतियां हैं, किसकी नीतियां, विपक्षी दल की नीतियां हैं, विपक्ष दल के जो कार्यक्रम हैं उनको सामने, कमियों को नहीं, उनको सामने लाते हैं और अपनी जो नीतियां हैं उनके लिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है।
सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है और सरकार भी चुस्त रहती है। भी सरकार को पता लगता रहता है कि कौन सा जो कार्य है हमसे गलत हो गया है या कौन से कार्य हमें और करने चाहिए बढ़िया तरीके से। तो ये प्रश्नकाल जो होता है इससे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक सरकार को मिलता है, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। पहला कथन है अल्पसंख्यक समूहों जैसे कि सिख हैं, है ना, पारसी हैं, आपके ईसाई हैं, ये जो अल्पसंख्यक समूह हैं इनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए संसद में विशेष वर्गों SC ST के लिए स्थान जो है आरक्षित किए गए हैं। यानी कि अल्पसंख्यक समूहों प्लस जो आपके आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए जो है स्थान आरक्षित किए गए हैं, चाहे वो SC है ST है, ठीक है, इन विशेष वर्गों के लिए और साथ ही अल्पसंख्यक समूहों के लिए स्थान जो है वो आरक्षित किए गए हैं। तो ये सही है। दूसरा है संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए 33% सीटें जो हैं आबादी के अनुसार, मतलब जितनी आबादी होगी उस अनुसार, तो 33% आबादी के अनुसार आरक्षित की गई है, जिन्हें बढ़ाकर 50% किया जाना प्रस्तावित है। तो ये गलत है, क्योंकि देखिए 17वीं लोकसभा 2019 में भी ये बात कही गई और ये अनुमान लगाया गया है कि लोकसभा में जो है 33% उपस्थिति महिलाओं की होने में अभी 55 साल और लग जाएंगे। एक पुस्तक है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, उसके अनुसार अभी 55 साल और लग जाएंगे 33% जो है महिलाओं की उपस्थिति लोकसभा में होने में। आरक्षण तो मिल गया 33% का, लेकिन 33% सीटें जो है नहीं है। संसद में अगर महिलाओं की आप उपस्थिति की बात करते हैं तो बमुश्किल आपको 11% मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप राज्य विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा कम है, 7 से 8% ही महिलाओं की उपस्थिति है। आप जो है आरक्षित कितनी मर्जी कर दीजिए, लेकिन फिलहाल 11% है संसद में और 7 से 8% जो है कहाँ पर है, राज्य विधानसभाएं हैं वहाँ पर। तो अभी 50% आने में तो बहुत जो है समय लग जाएगा, क्योंकि अभी तो 33% ही नहीं पूरी फिल हुई हैं। तो इस प्रकार से 22 जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में जल्दी से शेयर कर दें। और अगर प्लीज़ एक गुजारिश है छोटी सी, अगर आपकी वीडियो पर कोई भी ऐड चलता है प्लीज़ उसे पूरा देखा करें। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, जल्दी मिलते हैं।